अभी बच्चे यूनिट 3 करते हैं स्टार्ट। यूनिट 3 है पार्टनरशिप एक्ट की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशंस के आपकी ना बुक पे कहीं ना कहीं खाली जगह होगी, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो पॉइंट्स लिख लो। हम कुछ ट्रिगर पॉइंट्स लिखेंगे जिससे पार्टनरशिप डिसोल्व हो सकती है, कि ये होगा तो पार्टनरशिप डिसोल्व होगी, और अगर डिसोल्व होगा तो उसका क्या तरीका होगा डिसोल्व करने का। चलो बच्चे एक चार्ट बना लो। ठीक है, डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है डिसोल्यूशन चैप्टर के जो हमें याद रखने हैं, सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज बना दूंगी क्योंकि इसके ना सेक्शन याद रखने भी बहुत जरूरी। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 40 की। सेक्शन नंबर 40 बोलता है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो एग्रीमेंट करके उन्होंने डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरे बच्चे पॉइंट सेक्शन 41, ये सेक्शन याद रखने हैं इसीलिए लिखवा रही हूँ। सेक्शन 41 है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि जब कुछ भी आपके पास सॉल्यूशन ही आपको डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर है बच्चे सेक्शन नंबर 42 ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, कोई कंडीशंस होंगी तभी हम उसे डिसॉल्व करेंगे। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कि ऐसा होगा तभी हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप चलती रहेगी। तो ये सेक्शन नंबर 42 में एक तरह से ट्रिगर पॉइंट बताए। ठीक है, अब उसके बाद में बाय नोटिस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पहले सेक्शन लिख लो, सेक्शन 43, सेक्शन 43 बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। याद है वो नोटिस जो कल की क्लास में किया है, कि जिसने भी जाना होता है, जिसका भी मन है कि हमने डिसॉल्व करवानी है पार्टनरशिप, वो एक नोटिस देता है। ठीक है, उस नोटिस पे फिर चर्चा होती है, फिर डिसाइड किया जाता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है या नहीं करना है। तो वो नोटिस सेक्शन नंबर 43 में। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, या फिर मैं बोलूँ सेक्शन नंबर 44। ठीक है, नीचे लिख रही हूँ सेक्शन नंबर 44। वो क्या है, कोई बच्चे को याद है क्या है, कौन सा पॉइंट रह गया? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि जब कोर्ट डिसोल्यूशन करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है कि किन तरीकों से एक पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। वो सारे ये पॉइंट्स है, ये ओवरऑल इस चैप्टर में आपने याद रखनी है कि अच्छा ये तरीके हैं जिससे पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। पहला तरीका है मोड है डिसोल्यूशन एग्रीमेंट से कर लिया, या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गई, कोई कंटीजेंसी होने की वजह से डिसोल्यूशन हो गई, या नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल दिया एक पार्टनर ने, अब उसकी वजह से आगे डिसोल्यूशन हो रही है, या सेक्शन 44 में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट की जा रही है, कि कोर्ट कुछ केसेस में डिसोल्यूशन कर देती है। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगी फिर इसके। ठीक है, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर बच्चे बात करें, डिसोल्यूशन वर्ड का ही मीनिंग क्या है? खत्म करना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप को खत्म करना, कि हम पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। खत्म इन द सेंस, अब पार्टनरशिप अगर बनी लोगों की मर्जी से है, सब पार्टनर्स की मर्जी से बनी है, तो ऑब्वियसली खत्म भी सबकी मर्जी से ही होगी। ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में सोचें तो अगर कोई बंदा वर्ड यूज करे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी, उसका अलग मीनिंग है। अगर कोई वर्ड यूज करे कि पार्टनरशिप की फॉर्म डिसॉल्व करनी है, तो उसका अलग मीनिंग है। पार्टनरशिप तो बच्चे पार्टनर के आने से और किसी पार्टनर के रिटायर होने से भी खत्म हो जाती है, पर जरूरी नहीं है फॉर्म खत्म हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप का खत्म होना, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, मान लो पहले ए बी और सी पार्टनर थे, उसमें डी आ गया, नया पार्टनर आया, तो उसका मतलब होता है पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई। मतलब जो पुराने लोगों के वो जो आपस में कोऑर्डिनेशन था, 3 लोग मिलके काम कर रहे थे, तीनों ने एग्रीमेंट किया था, वो खत्म हो गया, अब एक नया इंसान जुड़ गया, तो एक नए तरह का एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है पार्टनर्स का आपस में रिलेशन चेंज हो गया, या फिर उसके लिए अगर सही वर्ड बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। उसको चलाने वाले पर्सन में से या तो कोई रिटायर हो गया,
या तो कोई नया पर्सन ऐड हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ोगे बड़े ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या लिखा गया, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है या फॉर्म की डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया तो सिंपल वो यही बात होगी, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट। ये दो पॉइंट्स में ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है कि कोई नया पर्सन आया, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, कोई एक पर्सन निकल गया, अब उसके जाने के बाद हो सकता है उसकी जगह कोई नया पर्सन आया, डी डी आ गया, मान लो पहले हमारे पास ई था उसकी जगह अब डी आ गया, या फिर कोई नया, हम पुराने वैसे के वैसे, कोई रिटायर नहीं हुआ वैसे ही हम किसी नए पर्सन को ले आए। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिससे नंबरिंग पे फर्क पड़े, पार्टनर्स की नंबरिंग पे फर्क पड़े, तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का मतलब काम ही खत्म कर दिया, अब हम काम ही नहीं करेंगे, इस नाम पे कोई काम ही नहीं होगा। मान लो फर्म का नाम है मैसर एबीसी एंड कंपनी, बस खत्म, पूरी कंपनी खत्म। पार्टनर्स, हाँ जी बच्चे, डेथ ऑफ पार्टनर भी उसी में आता है, पार्टनरशिप चेंज में। ठीक है, तो मतलब एबीसी एंड कंपनी, पूरी कंपनी खत्म हो गई है, पूरी फर्म खत्म। पार्टनर आया गया सिर्फ ये नहीं देख रहे, पार्टनर आने जाने से काम चलता रहता है, तभी उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई बोल दे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरा फर्म ही क्या हो गया बच्चे, क्लोज डाउन, शट डाउन हो गया पूरा फर्म, अब काम नहीं होगा। ठीक है, तो काम नहीं होगा इसका मतलब हर चीजें, जो चीजें हमारे पास पड़ी हैं वो उठा के बेचनी पड़ेंगी, जिसकी लाइबिलिटी खड़ी है हमारी बैलेंस शीट में, जिसको पैसे देने वाले खड़े हैं उसको देने ही पड़ेंगे, तभी फॉर्म बंद होगी। फॉर्म बंद करने का मतलब है सारा काम खत्म करो, सारे देने वाले पैसे दे दो, जिससे पैसे लेने हैं उससे ले लो। ठीक है, तो बिजनेस स्टॉप हो जाता है फॉर्म खत्म होने से, फॉर्म की डिसोल्यूशन से काम नहीं और चलेगा, तो उसके साथ में पार्टनर्स का आपस का रिलेशन भी खत्म हो जाता है। अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो जैसे ये बातें ना आपके यहाँ पे लिखी नहीं हुई, इसलिए मैंने अलग से लिखवाई है सेक्शन वाइज, कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फॉर्म की डिसोल्यूशन दो तरीके से हो सकती है। एक हो गया कंपल्सरी, ऑप्शनल। ठीक है, अगर कंपल्सरी की बात करूं तो वो बच्चे ये है सेक्शन नंबर 41। ठीक है, ऑप्शनल की अगर बात करूं तो इट्स अबाउट द डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो कंपल्सरी में भी ये भी आ जाएगा, सेक्शन 42 और सेक्शन 41 कंपल्सरी की है, सेक्शन 40 और सेक्शन 43 किसकी है, ऑप्शन की है। सेक्शन 44 है कोर्ट वाला। ठीक है, इसलिए ओवरऑल ये 5 सेक्शन आपने याद रखने कि ओवरऑल 5 सेक्शन है। ठीक है, जिसको यहाँ पे एक चार्ट के रूप में डिवाइड किया हुआ है। अभी इसमें बच्चे विद कोर्ट इंटरवेंशन और विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, विदाउट का मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बंद करना पड़ रहा है, कोर्ट ने अगर डिसाइड किया तो इसका मतलब कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि अपनी फर्म बंद कर दो। सबसे पहले बात करेंगे जहां पे हम बंद करें, कोर्ट नहीं बंद करवा रहा फर्म। तो पहली बात, कई बार हमारी मर्जी है नहीं है, हमें कंपल्सरीली बंद करनी पड़ेगी। कंपल्सरी बंद करनी पड़ेगी मतलब कि अगर, कई बार ऐसा होता है, हमने ये इजेंशियल्स में पढ़ा था पार्टनरशिप के, कि 2 पर्सन इज अ कंडीशन, कि 2 पर्सन होने ही चाहिए। ठीक है, अब 2 पर्सन किसी तरह से काउंटिंग नहीं हो पा रही, कैसे नहीं हो पा रही, मान लो ए और बी पार्टनर है, बी की डेथ हो गई, अब क्या ए 2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ए इज अ सिंगल पर्सन, तो ऑब्वियसली अब कंपल्सरी पूरी पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया इफ ऑल, और ऑल एक्सेप्ट वन, मतलब एक बच गया बाकी सब आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट या डाई। अब इंसॉल्वेंट कैसे आ गया पिक्चर में, कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो वो इनकैपेबल हो जाता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तब भी वो हमारा पार्टनर नहीं रह पाएगा, तो या तो सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सारे ही मर गए हैं, या बाकी सब मर गए एक बच गए, तो वो एक अकेला फॉर्म कैसे चलाएगा, तो इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है कि कंपल्सरली आपको आपकी फॉर्म बंद करवानी पड़ेगी। ठीक है, इफ इंटायर बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, ये तो मतलब लॉ की पहली शर्त है, कोई भी अनलॉफुल काम नहीं करना है, इलीगल काम नहीं करना है। कहीं से भी अगर आपका काम इलीगल हो गया है, जैसे हमने अल्कोहल की एग्जांपल की थी कि कई स्टेट्स में कभी कभी अलॉट कर देते हैं बेचना, कभी कभी कहते हैं अल्कोहल बंद कर दो, अल्कोहल बेचने नहीं देते, तो जब वो बंद कर देंगे तो वो अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा, जब अलाउड होगा तब लॉफुल होगा। तो अगर हमारा पूरा बिजनेस ही अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया,
तो हम कहेंगे हमारा पूरा बिजनेस अनलॉफुल है, कंपल्सरली इस फॉर्म को बंद करना पड़ेगा कि बिजनेस ही नहीं चल रहा। आप बोलोगे मैम बिजनेस नहीं चल रहा तो उस बिजनेस अनलॉफुल है तो पार्टनरशिप में हम कोई और काम कर लेते हैं। पर बच्चे वो समझो ना, उसको आपकी जब डीड बनती है, डीड में बताया जाता है कि बिजनेस क्या करना है। अगर आप काम ही चेंज कर रहे हो तो नई डीड बनानी पड़ेगी। और ये 3 मेन शर्तें हैं ना, 2 पर्सन, बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। पहले में 2 पर्सन वाला पार्ट खत्म हो गया तो म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं आ पाएगी। दूसरे पार्ट में बिजनेस ही खत्म हो गया, बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, तो इसका मतलब अब कंपल्सरीली आपको काम बंद करना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, अपने आप को समझाना है कि अच्छा ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि सारे पार्टनर किसी एक को छोड़ के, एक बच गया वो अकेला क्या ही कर लेगा, सब पार्टनर किसी एक को छोड़ के या तो मर गए हैं या इंसॉल्वेंट हो। दूसरा पॉइंट, पूरा बिजनेस ही उनका अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो वो अब काम नहीं कर पाएंगे। अगला बच्चे ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब आपकी मर्जी है, बैठ जाओ, बैठ के एक मीटिंग करो, डिसाइड करो करनी है बंद या नहीं करनी है। अगर लगता है अभी भी कोई और ऑप्शन नहीं बची, मन है करनी पड़ेगी बंद, या हम फंस चुके हैं नहीं कर पाएंगे आगे और काम, ठीक है, तो आप बैठ के डिसाइड करके बंद कर सकते हो। पहला पॉइंट बच्चे अगेन बाय एग्रीमेंट, कौन सा है ये, सेक्शन नंबर 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेक्शन नंबर 40 के बीच में। तो सेक्शन नंबर 40 है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी मैंने सेक्शंस लिखवा दिए। बाय गिविंग नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल, ये कौन सा सेक्शन हो गया बच्चे, हमारा सेक्शन नंबर 43। तो यहाँ पे लिख देना सेक्शन नंबर 43। तभी मैंने बोला था ना ये दोनों ऑप्शन वाले हैं कि आपके पास ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं इस पे सेक्शन नंबर 42, कुछ होने पे। अब कुछ होने पे अगर ये 2 काम हो गए फिर तो कंपल्सरी है, उसके अलावा कुछ और हो गया तो आपके पास ऑप्शन। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 40, 43, 42 ये दोनों किस में आते हैं, ऑप्शनल में। और 41 वाला क्या है, सेक्शन नंबर 41 क्या है, कंपल्सरी। याद रखने हैं सेक्शन इसके। अब ऑप्शनल में आपकी मर्जी, आप आपस में बैठो, एग्रीमेंट करो, डिसाइड करो कि हाँ हमें बंद करनी है। ठीक है, अगर आप सबने एग्रीमेंट कर लिया, एक यूनैनिमस ओपिनियन आया बंद करने का, तो फॉर्म बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका बच्चे कि एक पार्टनर नोटिस देगा कि हाँ ये फॉर्म बंद कर देते हैं। अब उसने नोटिस दिया तो सबको बैठ के उसकी बात पे गौर तो देना पड़ेगा कि ये चाहता है फॉर्म को बंद करे। अब अगर फॉर्म को बंद किया जा रहा है तो बैठ के आपके पास ऑप्शन है, वो सब वोटिंग करेंगे। अगर मान लो 4 बंदे हैं और चारों में से एक नहीं मान रहा तो नहीं होगी फॉर्म बंद, क्योंकि यूनैनिमस वोटिंग चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल बोला गया इसको कि पार्टनर्स के पास ऑप्शन है, वो बंद करें या ना करें। तीसरा तरीका है बच्चे कि अगर ये हो गया, जैसे अगर आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो ये 2 केस आएंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि वो किसी टाइम पीरियड के लिए या फिर किसी एक वेंचर के लिए बनाई जाती है। तो अगर जिस टाइम के लिए बनाई गई थी टाइम खत्म तो ऑप्शन है बंद करनी बंद कर दो, मन है चलाना और तो चलाते रहो, आपकी फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने एक काम लिया था वो काम बंद हो गया पर अब मन कर रहा है कोई और काम करते रहे तो ठीक है चलाते रहो। तो यहाँ पे ऑप्शन है पर्टिकुलर वाली पार्टनरशिप को एट विल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, उसके अलावा बच्चे डेथ केस का ध्यान रखना। डेथ केस में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ होती है और ये नहीं बन रहा कि कोई एक बच गया, 2 बचे हैं तो वो इस पॉइंट में कवर नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है ही किस लिए, जहां पे कोई एक पार्टनर बच जाता है तो वो 2 पर्सन की कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा। अगर मान लो 3 बंदे थे और किसी एक की डेथ हुई है और 2 मिलके फिर भी सोच रहे हैं हम क्यों बंद करें, चलो उसकी डेथ हो गई हम तो काम करते रहे, तो वो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लिखते वक्त ये अ वर्ड यूज जरूर करना कि एक ही पार्टनर की डेथ हुई। ठीक है, ऑल वर्ड मत यूज करना। आगे बच्चे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगेन वो ए वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो गए, सभी पार्टनर अभी सॉल्वेंट ही है, सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। तो जो सॉल्वेंट वाले वो डिसाइड करेंगे कि पार्टनरशिप को चलाना है या नहीं चलाना, तो ऑप्शन दी गई है। ठीक है, ये दोनों होंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन लिख लेना, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। पहला पॉइंट है बाय एग्रीमेंट, जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना ऐसे ही आंसर लिख के आना, इसी सीक्वेंस में। कंटेंट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रट्टा नहीं लगाना है, इतना कुछ थोड़ी रट सकते हैं।
बाय एग्रीमेंट में बच्चे हमेशा वही लिखने का एक स्टाइल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, बिकॉज हमें सेक्शन पता है तो थोड़ा शो ऑफ करेंगे ना, हाँ सेक्शन पता है, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नाइनटीन 32 पार्टनर्स कैन, तो कैन वर्ड यूज किए, कैन मतलब कंपल्सरी नहीं, कैन डिसॉल्व, ठीक है, तो इंग्लिश लिखते वक्त ध्यान रखना कैन वर्ड यूज करना, कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्री एंड विद द कंसेंट, with the consent of all partners, सारे पार्टनर से पूछ के बंद करेंगे, सबकी कंसेंट मतलब यूनानिमस ओपिनियन चाहिए बंद करने के लिए। पार्टनर्स कैन ऑल्सो डिसॉल्व द पार्टनरशिप, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, इसलिए दो बातें जरूर लिखनी है। पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ ये मैं समझा देती हूँ, आप नोटिंग कर लो, ठीक है, 10 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, जल्दी से नोटिंग करो, स्पीड बना के रखना। अब बच्चे सेक्शन 40 में हमने ये ध्यान रखना है दो बातें, पहली बात है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बंद कर दी पार्टनरशिप, यहाँ पुराना कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अब बताओ पुराना कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना होगा, डीड, ठीक है, तो आपने डीड में पहले से लिख रखा है कि ये तरीका है बंद करने का, जैसे क्या तरीका मान लो लिख रखा है, एक मीटिंग बुलाओ, सब वोटिंग करो, बंद, नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी मीटिंग रखो, वो तरीका बताया तो उस तरीके को अकॉर्डिंग बंद कर दो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीज। तो दो बातें हैं, पहली बात है आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ बंद करो, दूसरी बात है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके बंद कर दो, नया बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है इस पॉइंट्स में, ये दो बातें रखनी है। अब दूसरा पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन एज पर सेक्शन 41 of the Partnership Act 1932, an event can make a firm unlawful, एक छोटी सी चीज के होने की वजह से हमारी फर्म अनलॉफुल हो सकती है, तो इसका मतलब एन इवेंट कैन मेक अ फर्म अनलॉफुल, एक एक चीज का होना एक फर्म को अनलॉफुल कर सकता है, एक इवेंट का होना। अब फर्म अपना काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फर्म अपना काम नहीं कर पाएगी, द फर्म विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, ठीक है, इट्स लिख लेना यहाँ पे कि अपना बिजनेस अब फर्म नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, कुछ हो गया, क्या हो गया, कोई इवेंट हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूँ, क्योंकि इस पे ना एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया था, तो जब भी पढ़ोगे ना ये पॉइंट फिर दिमाग में रहेगा। हाउ एवर, इफ अ फर्म कैरीज ऑन more than one undertaking and one of them one of them becomes illegal, अभी हम वो सेकंड वाला पॉइंट लिख रहे हैं ना, becomes illegal, then it is not compulsory for the firm to dissolve, ठीक है,
सेक्शन 41 कहता है अगर आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मान लो आप 5 काम करते हो, पांचों में से एक इलीगल है, 4 लीगल है, तो उस एक की वजह से वो 4 काम नहीं छोड़ देने। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो एक बंद कर दे, बाकी 4 चलते रहेंगे, मतलब फर्म चलती रहेगी, फर्म के वो 4 काम चलते रहेंगे, ये एक वाला काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन आया था कि जैसे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन भी था कि एक पार्ट लीगल है, एक पार्ट इलीगल है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो इलीगल पार्ट है बस वही गलत है, लीगल वाला सही है। वही बात यहाँ पे है बच्चे, जो इलीगल है बस वही खत्म करो, जो लीगल पार्ट है वो खत्म नहीं करना, वो चलता रह सकता है, ठीक है। डन एवरीवन? यस मैम। उसके बाद में बच्चे थर्ड पॉइंट, ओन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कुछ हो गए, ये कहां पे है? सेक्शन 40 पे। अब कुछ हो गया है उसके बारे में लिस्ट बना लेंगे क्या क्या हो सकता है। टाइम एक्सपायर्ड, पहला पॉइंट क्या है? टाइम खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, काम खत्म हो गया जिसके लिए स्टार्ट किया था, फॉर विच फॉर्म वॉज स्टार्टेड, वो काम खत्म हो गया, ठीक है। डन। अपने याद रखने के लिए साइड में ऐसे छोटा करके पॉइंट लिख लेना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप के पॉइंट है, ठीक है। उससे उसकी डेफिनेशन भी दिमाग में रहेगी, यहाँ उसकी ये 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन। आगे अगेन बच्चे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ, और ए इंसॉल्वेंट पार्टनर, एक इंसॉल्वेंट पार्टनर। डन। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और ऐसे ही लिखा ना। आगे बच्चे फोर्थ पॉइंट, बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 43, ठीक है। अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, जिसका नोटिंग नहीं होगी मुझे बता देना, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देख लो आप कह रहे थे ना मैम ये भी बता दो लिखते कैसे हैं, तो मैं आंसर ही लिख रही हूँ, ऐसे लाइनें बनानी है सिंपल सिंपल से। ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the partnership at will, if the partnership at will is at will, then तभी, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। देन एनी पार्टनर, इसे लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर देना कि कोई पार्टनर नोटिस देता है। एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस, वो नोटिस दे सकता है, ठीक है, इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर, सबको। तो अब यहाँ पे एक्चुअली आपकी बुक में ना इतनी क्लैरिटी से लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं रनिंग लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि आपको पीछे की कहानी समझ में आए कि नोटिस देता कौन है। नोटिस देता कोई पार्टनर देता है, किसको देता है? सब पार्टनर्स को देता है, ठीक है। ऑल द पार्टनर्स इन्फॉर्मिंग देम, देता क्यों है? उनको बताना चाहता है। इन्फॉर्मिंग देम, क्या बताना चाहता है? अबाउट हिज इंटेंशन, अब उसके कहने भर से पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाते, वो बस सबको जता रहा है, बता रहा है कि उसकी इंटेंशन है, उसका मन कर रहा है पार्टनरशिप को खत्म करने का, टू डिसॉल्व द फर्म। अब सिर्फ उसके मन से थोड़ी फर्म बंद हो जाएगी,
बाकी सब बैठ के डिसाइड करेंगे ना फिर। डन। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पॉइंट भी यहीं पे लिखवा रही हूँ, ताकि जब पढ़ोगे तो वो वाला क्वेश्चन भी साथ ही में कवर हो जाएगा। इन सच केसेस द फर्म इज डिसॉल्व्ड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्म कब से डिसॉल्व होगी, तो वो डेट याद रखनी है। इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस, मतलब वो अपनी नोटिस में वो दिन भी बताएगा जिस दिन से वो बंद करना चाहता है। ये ध्यान रखना कि नोटिस में डेट लिखी गई है, उसी डेट को बंद होगा। अब मैम अगर क्वेश्चन बोले कोई डेट ही नहीं दी, ठीक है, तो वो भी लिखवा देते। इफ नो डेट इज मेंशन, अगर कोई डेट ही नहीं दी गई है, देन द डेट of the dissolution of the firm is the date of communication of notice। जिस दिन नोटिस सबको कम्युनिकेट कर दिया, भेज दिया गया है, उसी दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी। ठीक है, अगर उस नोटिस में को बनाते वक्त उस पार्टनर ने एक डेट मेंशन की थी, तो उस डेट से पार्टनरशिप खत्म होगी। अगर उसने कोई डेट मेंशन नहीं की है, तो जिस दिन नोटिस उसने सबको दिया था, उस दिन से आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बच्चे ध्यान रखना, ये दोनों न्यूमेरिकल के पॉइंट है, क्योंकि डेट वाले न्यूमेरिकल इंस्टीट्यूट को पूछने की आदत है, वो पूछते हैं हमेशा। चलो, दो तरह की पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप का टाइप याद है ना, पहली पार्टनरशिप पर्टिकुलर, दूसरी एट विल, अपनी मर्जी से बनाई हुई, जब मर्जी होगी तब बंद करेंगे। तो वो तो डेफिनेशन में ही था कि जब मर्जी होगी तब बंद करेंगे। पर्टिकुलर वाली पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या था, एक टाइम के लिए बनती है, एक काम के लिए बनती है। अब पर्टिकुलर और टाइम का हमने ऊपर लिख लिया पिछले पॉइंट में कि टाइम खत्म होगा तो बंद कर सकते हैं, ऑप्शन है। काम खत्म होगा तो बंद कर सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है, पर विल वाली में क्या होगा, मर्जी वाली का बंद करने का क्या तरीका है, उसका बंद करने का एक ही तरीका है, कोई पार्टनर नोटिस दे सकता है। एक पार्टनर उठा, उसने नोटिस लिखा, सबके नाम पे नोटिस भेज दिया, सब पार्टनर को, ये बोला मैं बंद करना चाहता हूँ फॉर्म, कि यही तरीका है फॉर्म को बंद करने का कि एक पार्टनर को नोटिस भेजना पड़ेगा। फिर उसके नोटिस पे वो विचार करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे। अगर उन्हें वो सही लगा तो वो उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो उसके बाद में एक मेन पॉइंट है कि किस दिन से पार्टनरशिप फॉर्म बंद करें। अब ये भी बता दो कब बंद करें। तो कहते हैं अगर उसने पार्टनर ने नोटिस देते वक्त लिखा था कि इस तारीख से बंद कर दो, तो उस तारीख से बंद हो जाएगी। अगर कोई उसने डेट मेंशन ही नहीं की है, तो जिस दिन उसने सबको नोटिस दिया था उस दिन से बंद समझ कि पार्टनरशिप बंद कर दो। ठीक है, डन बच्चे, समझ में आ गया। अभी जो अगला पॉइंट है, अगर बच्चे ने एग्जाम में लिखने के लिए रट्टा लगाना है ना, तो प्लीज बुक से लगाना, मैं एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ उसकी, क्योंकि वो पॉइंट एक्चुअल में बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बाय कोर्ट। इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 44, जिसका पहला पॉइंट है इंसैनिटी या फिर अनसाउंड माइंड का पार्टनर। और ये याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव पार्टनर की। ये मैं अपनी तरफ से मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर पहले ही घर बैठा रहता था, किसी काम में पार्टिसिपेट तो वो लेता नहीं, तो उसके इंसेन होने से या ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो पहले भी काम में हिस्सा नहीं लेता था। जो बंदा काम में ही हिस्सा नहीं लेता, उसके दिमाग को क्यों चेक करना कि अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। जो बंदा एक्टिव है उसी का दिमाग चेक किया जाएगा, उसी की सैनिटी लेवल चेक किया जाएगा। अब मैम कंप्लेंट कौन करता है, यहीं पे लिख देना, अदर पार्टनर कंप्लेंट द कोर्ट। दूसरा पार्टनर जाता है कंप्लेंट करने कोर्ट में।
वो जाता है जाके कंप्लेंट करता है, सर ये देखो ये इसका दिमाग नहीं चलता, जैसे ये इनसेन है, अनसाउंड है, कुछ समझाओ इसे समझ नहीं आता है, कुछ बोलो ये उसका मतलब नहीं निकाल पाता है अच्छे से, कहीं किसी से बात नहीं कर पाता है अच्छे से, तो वो दूसरा पार्टनर जाएगा कोर्ट के पास अपना रोना रोने। और ये ध्यान रखना, चाहे नीचे लिख भी लेना कि ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, कि वो स्लीपिंग पार्टनर की हम बात नहीं करें, हम बात करें एक एक्टिव पार्टनर की। ठीक है, क्योंकि आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया नहीं है, पर दिस इज द ट्रिक पॉइंट, बना भी सकता है इस पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि उसकी माइंड सिकनेस है, जो जो हम साबित करना चाहते हैं कि वो पागल है, वो अनसाउंड माइंड का अच्छे से सोच नहीं पाता, वो साबित करते वक्त ध्यान रखना वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। टेम्परेरी जैसे वो कोई मेडिसिन खाता है उसकी वजह से उसे नींद आती है, सुन नहीं पाता है बात अच्छे से, तो जिस दिन मेडिसिन खाना छोड़ देगा वो वाली उसको नींद आनी नहीं आया करेगी, वो अच्छे से बात सुनेगा। मतलब उसकी वो सिकनेस टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप भी कई बार गुस्सा आया तो उस टाइम पे पागल हो जाते हो, तो हम आपको पागल थोड़ी क्लियर कर देंगे कि इसको गुस्सा आया देखो ये पागल हो गया। जब शांत होते हो तो ठीक भी होते हो, तो टेम्परेरी वाली कंडीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही परमानेंट वाले बंदे की, जो हमेशा के लिए इंसेन हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्टनर होना चाहिए, एक्टिव वाला, स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, और उसकी सिकनेस टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है बच्चे परमानेंट इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी, अब परमानेंट इनकैपेसिटी की मैं लिखवा रही हूँ एग्जाम्पल। अगेन बच्चे ये ध्यान रखना, दूसरा पार्टनर जाएगा कोर्ट के पास, केस करेगा, सर ये बंदा इनकेपेबल है, फिर कोर्ट उसकी बातों को सुन के समझ के फिर नोटिस निकाल देगा, बंद कर दो काम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स में दूसरा पार्टनर जाता है कंप्लेंट करने। अब यहाँ पे बच्चे कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, या फिर कोई इलनेस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखना, फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस। आगे बच्चे थर्ड पॉइंट है मिसकंडक्ट, उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ बुरा किया है। मिसकंडक्ट कैसा होना चाहिए, विच अफेक्ट्स बिजनेस, जिसका असर हुआ हो पार्टनरशिप के बिजनेस पे। अब वो पर्सनल लाइफ में कोई मिसकंडक्ट कर रहा है जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो वो पॉइंट हम रेस नहीं कर सकते। हम वही पॉइंट रेस करेंगे जहां पे उसने ऐसा कुछ मिसकंडक्ट किया है जिसका असर हमारे बिजनेस पे हो रहा है। अच्छा बच्चे, इलनेस, माइंड की इलनेस होगी तो हम कहेंगे इंसेन है। अगर कोई फिजिकल इलनेस है, तभी मैंने फिजिकल वर्ड यूज किया, माइंड का वर्ड नहीं यूज किया, कि जैसे मान लो कि उसको कोई क्रॉनिक डिसीज है, 2 महीने में उसकी डेथ हो जाएगी, या वो हमेशा हॉस्पिटल ही रहता है, या उसके पैर में बहुत ज्यादा, जैसे पैर कट गया है तो अब वो डेली आ नहीं पाएगा, पर वो कहता है मैं ही करूंगा काम, तो हमें यकीन नहीं है कि वो काम कर लेगा, तो इसलिए दूसरा पार्टनर कई बार फिर कोर्ट में चला जाता है, सर ये देख लो मान नहीं रहा है, ये कहता मैं करूंगा काम। या फिर उसको कोई जैसे हम कह सकते हैं, अगर मैं डिमनेशिया का वर्ड लूंगी तो वो भी फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाएगा। मतलब दिमाग के अलावा कोई और बीमारी, दिमाग के अलावा कोई और कारण जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर दिमाग कैंसर बोल सकते हैं कि दिमाग का अगर पॉइंट है तो वो फर्स्ट में आएगा, कोई और फिजिकल रीजन है तो वो सेकंड में आएगा। ठीक है, आगे बच्चे मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट हम क्या बोलेंगे, ऐसा मिसकंडक्ट किया है जिसका असर हमारे बिजनेस पे हुआ, कि कुछ ऐसा गलत कर रहा है, सर मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा, इसकी वजह से सही से नहीं चल रहा, तो ये ध्यान रखना कि ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो मिसकंडक्ट कर रहा है ना उसका असर मेरे बिजनेस पे हो रहा है। अगर बिजनेस पे असर नहीं दिखा कोर्ट में, कोर्ट को लगा कि ये कोई ऐसी मिसकंडक्ट नहीं कर रहा जिसका आपके बिजनेस पे असर है, तो वो नोटिस नहीं निकालेगा। आगे बच्चे परसिस्टेंट ब्रीच, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, लगातार एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है। अब मैं ब्रीच की एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ आपको कि लगातार क्या गलती कर रहा है मैम, जो कोर्ट इतना गुस्से में कह रहा है कि फॉर्म बंद कर दो। तो वो ब्रीच की एग्जांपल्स है बच्चे। पहली एग्जांपल है मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म।
of the firm are not properly conducted. सही से नहीं कर रहा, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे वो परसिस्टेंटली लगातार गलतियां कर, मैनेज करने में काम को गलतियां कर रहा है, या फिर रीजनेबल तरीके से काम नहीं कर रहा, रीजनेबल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जानबूझ के हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानबूझ के काम में खराबी कर रहा है, ठीक है। आगे बच्चे, नॉन प्रैक्टिकल डिसीजन, ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, मतलब हवा में डिसीजन ले रहा है, दूसरे पार्टनर उसकी बातें सुनकर डर रहे हैं, ये ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो चलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे कि ऐसे 3 डिसीजंस, ये अगर ऐसा वो लगातार करता जाएगा तो फर्म पे असर होगा, ठीक है। जैसे गलत अकाउंट्स बना के रख रहा है, जैसे सेल की फेक एंट्रीज दिखा रहा है, परचेज की फेक एंट्रीज दिखा रहा है, एचआर के अकाउंट्स में हेराफेरी कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे होल्डिंग मोर कैश, ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म्स बंद होती हैं। होल्डिंग मोर कैश, एक मोर कैश लिखना, मोर कैश देन अलॉट, इतना अलॉट नहीं है हमें अपने पास कैश रखना जितना वो कैश हमेशा वहां पे रखता है, ठीक है। और पार्टनर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही, या फिर रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स का हक बनता है ना बच्चे कि वो आके अकाउंट्स देख सकते हैं कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, अकाउंट्स में क्या एंट्रीज की जा रही है। जब उससे पूछने आते वो कह देता मैं नहीं दिखा रहा, तो वो लगातार उन्हें मना करता जा रहा है कि उन्हें अकाउंट्स नहीं दिखाता, ठीक है। पढ़ लो बच्चे एक बार पॉइंट सारे, ये सारे पॉइंट है जिसकी वजह से वो ब्रीच कर रहा है, उसको ये काम करना चाहिए। जैसे हमने राइट वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, रिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है, काम अच्छे से करेगा, सही तरीके से करेगा, सही डिसीजंस लेगा, वही पहले 3 पॉइंट है। अगर काम अच्छे से नहीं कर रहा, डिसीजन सही नहीं ले रहा, तो हम कहेंगे परसिस्टेंटली ब्रीच कर रहा है डीड को, सही से काम नहीं कर रहा। फिर अकाउंट्स को सही से मेंटेन करना, हर लॉ के रूल को फॉलो करना उसका काम है, तो वो अच्छे से नहीं कर रहा। उसके अलावा सब पार्टनर्स का हक बनता है कि वो जाके अकाउंट्स को चेक कर पाए, सब उससे पूछने जाते हैं वो मना कर देता मैं नहीं दिखा रहा, तो अगेन वो गलती कर रहा है। तो ये परसिस्टेंटली अगर करेगा तो फिर कोर्ट नोटिस दे सकता है, ठीक है। अब आगे बच्चे, अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये लिखवा देती हूँ क्योंकि इसमें आपको डाउट भी था ना, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैं लिखा रही हूँ इसको पूरा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ पार्टनर में ट्रांसफर all his interest in the firm to a third party or allow the court to charge or sell his share in the recovery of arrears or या और लिखना any other liability. Now if other partners, पहले लिखवाने दो फिर समझाती हूँ पॉइंट, file a suit against him in the court, then the court may dissolve the firm. ठीक है,
थोड़ा मैंने अलग लैंग्वेज में लिखवा दिया, आपकी बुक में अलग लैंग्वेज है ताकि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल पाए। ठीक है, कई बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। बच्चे यहाँ पे क्या है कि एक पार्टनर कई बार जाता है कोर्ट में, बोलता है मैं अपना शेयर इस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक डिसीजन ले रहा है कि मैं अपने शेयर इससे ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो शेयर को जब ट्रांसफर करता है तो वो कहता है कि मेरी सारी लाइबिलिटीज खत्म कर दो, मेरे सारे एरियर्स खत्म कर दो, मैं अब इस फर्म के साथ अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहता, मैं अपना इंटरेस्ट किसी और को बेच रहा हूँ। अब उसका ये करना कई बार किसी और पार्टनर को पसंद नहीं आता। वो दूसरा पार्टनर चला जाता है कोर्ट में, सर ये देखो सारा इंटरेस्ट बेच रहा है, हमसे नहीं पूछ रहा, सीधा जाके बेच रहा है, खुद किसी को ट्रांसफर करा, हमसे तो पूछा नहीं सर इसने। तो वो जाके फिर कहते हैं कोर्ट को कि सर ये फॉर्म ही बंद कर दो, हम उस थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहते। ये समझो बच्चे, यहाँ पे पार्टनर को एक्चुअल में ऑब्जेक्शन क्या बाकी पार्टनर्स को, क्योंकि एक नया पार्टनर पिक्चर में आ रहा है, वो बंदा अननोन है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसे काम करेगा, तो वो नहीं चाहते हैं उस ऐसे पर्सन के साथ काम करना। ठीक है, तो इसीलिए उसको बंद करना चाहते हैं कि हम नहीं चलाना चाहते। तो अगर वो ऐसी रिक्वेस्ट जाके कोर्ट में करेंगे तो कोर्ट जाके उसे बंद कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चे, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। ठीक है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं, अगर लगातार लॉसेस हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी, ये ध्यान रख लेना इसमें, ये ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी दैट लॉसेस विल अकर इन फ्यूचर ऑल्सो। आपको लगता है सर आगे जाके भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है प्रॉफिट होने का, तो आप फिर कोर्ट के पास जा सकते हो एज अ पार्टनर और वहां पे जाके कह सकते हो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म बंद करवा दो, कि हमें नहीं लगता हमें कभी भी जाके प्रॉफिट होगा, कि आपको फ्यूचर में भी कहीं प्रॉफिट नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्योंकि परपेचुअल नाम से बच्चे को पता लग जाता है कि ये पुराने लॉसेस की बात चल रही है। इवन अगर आपको ये लगता है कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो आप कोर्ट में जा सकते हो। आगे बच्चे, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ। वैसे तो इसके अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं कि कोर्ट की मर्जी है जी, कोर्ट को अगर वो पॉइंट अच्छा लगेगा तो कोर्ट उस पॉइंट को उठाएगा और फॉर्म बंद करवा देगा, पर ये कुछ है एग्जाम्पल के तौर पे। पहली एग्जाम्पल लिखो बच्चे, डेड लॉक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रही, कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा, मैनेजमेंट किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, पार्टनर्स आपस में बैठ के बात ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो वो कोर्ट में जाएंगे, सर हम एक दूसरे से बात तो कर नहीं पाते हैं, हम जब भी बैठते हैं हमारा हम हर पॉइंट पे क्रैश करते हैं, आप हमारी पार्टनरशिप बंद कर दो। ठीक है, तो अगर कोर्ट को सही लगे वो बंद करवा देगा। पार्टनर्स नॉट बीइंग इन टॉकिंग टर्म्स, आपस में बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ये नहीं है कि मैनेजमेंट के टाइम पे बात नहीं करते, नॉर्मली भी बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो पार्टनरशिप कैसे? मतलब एक दूसरे से, जैसे वो कहते हैं ना गुस्सा हुए पड़े हैं, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो कहते हैं वो पार्टनरशिप कैसे है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, बात नहीं करोगे डिस्कशन कैसे करोगे, डिसीजन कैसे लोगे? ठीक है, आगे बच्चे, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, एनीवन नो दैट वर्ड? इसे कहा जाता है फाउंडेशन। जिस मकसद से आपने वो काम शुरू किया था, वो मकसद आप भूल चुके, कि आपने फॉर्म शुरू की थी कि हम ये काम करेंगे, उससे भटक के आप अब कुछ और कर रहे हो। तो वो जिसने स्टार्टिंग से वो सोचा था, अब उसको ये हजम नहीं हो रहा, तो वो जाके कोर्ट में कहेगा सर देखो जिस काम के लिए हमने काम शुरू किया था ना, ये वो छोड़ के कुछ और ही करी जा रहे हैं। उसे लग रहा है कि हमने जो सबस्ट्रेटम, जिस बेसिस पे हमने ये काम शुरू किया था, ये उसे अब और नहीं फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता, मेरी फॉर्म बंद करवा रहे। ठीक है, आगे बच्चे, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर जो है वो गैम्बलिंग करता है ऑन द स्टॉक। ठीक है, उससे डर लगता है इनको, सर ये तो कभी भी दिवालिया निकल जाएगा, ये हमेशा ही गैम्बलिंग करता रहता है कहीं भी जाके, तो हमें डर लग रहा है भाई ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा, हमारी पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी, हम बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, आप खुद ही बंद कर दो हमारी फर्म। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से फॉर्म बंद हो सकती है। अभी बच्चे,
इसके अलावा आपने इस चैप्टर में और कौन से पॉइंट है जो ध्यान देने वाले हैं कि अगर डिसोल्यूशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है। अब डिसोल्यूशन हो गई मैम, चलो किसी भी तरीके से हुई, तरीके हमने अभी मैम ऊपर पढ़ लिए, ये तरीके हैं जिनकी वजह से डिसोल्यूशन हो सकती है। चलो डिसोल्यूशन हो गई, अब क्या हो सकता है, कंसिक्वेंसेस क्या है डिसोल्यूशन करने के बाद में पिक्चर में क्या आएगा। जैसे सबसे पहले कि अगर कोई भी लाइबिलिटी, जैसे मान लो कि हमारे डिसोल्यूशन की डेट है आज 1 अक्टूबर, कल की डेट है कि 1 अक्टूबर को डिसोल्यूशन हुई, ठीक है। 1 अक्टूबर को डिसोल्यूशन हुई है तो मैम अगर 1 अक्टूबर के बाद कोई लोन ले लिया गया, 1 अक्टूबर के बाद कोई क्रेडिटर हमने कर दिया, तो उससे क्या होगा बच्चे, क्या होता है कि जब भी आप डिसोल्यूशन का डिसाइड करते हो, जिस डेट से डिसाइड करते हो, आपको एक पब्लिक नोटिस देना। आप पब्लिक नोटिस दोगे, आपसे कोई काम ही नहीं, आपको कोई लोन ही नहीं देगा। आप किसी से लोन लेने जाओगे तो वो देंगे नहीं, वो कहेंगे आप तो डिसोल्व होने वाले हो। आप किसी से उधार माल लेने जाओगे, उसे अपना क्रेडिटर बनाने जाओगे, वो कहेगा मैं नहीं दे रहा, आपने खुद ही तो नोटिस दिया पब्लिक नोटिस कि आप अभी और काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो बच्चे अगर आपने पब्लिक नोटिस दिया है, ठीक है, फिर भी कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो वो आपको बियर नहीं कर, क्योंकि आपने जनहित में एक नोटिस दिया। अगर नोटिस देना भूल गए हो ना, तो अगर उस डेट के बाद भी कोई लाइबिलिटी अराइज हुई ना, वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना कि इसमें नोटिस इंपॉर्टेंट है, नोटिस देना जरूरी है। नोटिस दे चुके हो तो बाद में कोई लाइबिलिटी नहीं आपकी अराइज हो सकती, अगर नोटिस नहीं दिया तो लाइबिलिटी भी आ सकती है आपके ऊपर। अब उसके बाद में कंटिन्यूइंग अथॉरिटी फॉर वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप मैम होगा, कराएगा कौन है, जो आके पूरे फर्म को बंद करवाएगा, ठीक है। अब जब भी डिसोल्यूशन होती है तो हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो काम को खत्म करे, वो इस चीज में साथ दे। अगर कोई ट्रांजैक्शन करने वाली है तो उसे करे, अगर कोई काम पूरा करने वाला है उसे पूरा करे और डिसोल्यूशन को खत्म करे। मतलब जिम्मेदारी किसकी है, हर पार्टनर की। सब पार्टनर ऑथराइज्ड है कि काम को बंद किया जाए, कोई ट्रांजैक्शन अगर रहती है करने वाली उसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो कोई भी अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी काम पेंडिंग है तो दे कैन कैरी ऑन दैट वर्क, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग अथॉरिटी फॉर वाइंडिंग अप। कि चाहे हमने डिक्लेयर कर दिया 1 अक्टूबर को कि अब काम नहीं होगा, पर काम खत्म चुटकियों में थोड़ी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हर पार्टनर को अथॉरिटी है कि उसे वाइंड अप करने का टाइम दिया जाए, चीजें संभालने का टाइम दिया जाए, अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने का टाइम दिया जाए, जो भी उसकी डिसोल्यूशन से पहले से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। आगे बच्चे पार्टनर्स का राइट बनता है एसेट को यूटिलाइज करने का। ध्यान रखना है, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे एसेट्स बिकते हैं, एसेट्स बिकते हैं, एसेट्स बिकते हैं। एसेट बेचने के बाद सब लाइबिलिटीज वाले लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, हमारे पैसे दे दो। इन एसेट्स को यूज करके इनके पैसे वापस किए जाते हैं। कई बार लाइबिलिटीज ज्यादा होती है, एसेट्स कम होते हैं। अब अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है तो हम किस पोजीशन में पहुंच गए, लॉस की पोजीशन में। तो एसेट बेचने के बाद हम दो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, पहला हम लॉस की पोजीशन में जा सकते हैं, दूसरा हम प्रॉफिट की पोजीशन में जा सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कुछ बच गया, सारी लाइबिलिटीज देने के बाद भी हमारे पास कुछ बच गया, ठीक है। तो दो सिचुएशंस अलग अलग है। तो सबसे पहली बात बच्चे कि अगर लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट मैं थर्ड करवाती हूँ, पहले यहाँ पे आओ क्योंकि वो उसके बाद वाला पॉइंट है, इसलिए मैं पहले नहीं ले रही। अभी जैसे ही आपने सोचा हमने डिसॉल्व करना है, अकाउंट्स को सेटल करना है, अगर एसेट्स को पे करने के बाद लॉसेस आ गए हैं तो लॉसेस को कैसे सेट ऑफ करोगे, एसेट्स बिक गए। अब आते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे, ट्रेडिंग पीएनएल पे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें से प्रॉफिट निकल आया, प्रॉफिट निकल आया मान लो 10 लाख का। इधर लाइबिलिटीज अभी भी पड़ी है 2 लाख की देने वाली, तो सबसे पहले इससे यूज करो जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर का प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे लॉसेस के साथ। अब समझ में आ गया ये लॉसेस कौन से हैं। लॉसेस वो है जो एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद बच जाते हैं, पहले उन्हें प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट पूरा नहीं पड़ रहा, मैम ये है 12 लाख, प्रॉफिट है 10 लाख, अभी भी 2 लाख बचता है देने वाला, तो फिर कौन बच गया पिक्चर में, अब बच गए पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस देखो कितना है, कैपिटल के बैलेंस के साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। मान लो पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख रुपए,
मैम 2 लाख रह गए थे देने वाले, सिर्फ 1 लाख एडजस्ट हुआ। अब 1 लाख जो बच गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी है, तो पार्टनर अपनी जेब से वो 1 लाख रुपया देंगे। कितनी शेयरिंग में देंगे? जो उनके प्रॉफिट की शेयरिंग है, उसी शेयरिंग में वो पैसे वापस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई लॉस वाली सिचुएशन। डन। एक बार अब इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अगर फर्म लॉस में चली गई तो क्या होता है? सबसे पहले उसके लॉसेस एडजस्ट होते हैं पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। देन अगर प्रॉफिट खत्म हो गया, नॉट सफिशिएंट टू पे द लॉसेस, तो बैलेंस किससे एडजस्ट होगा? पार्टनर्स की कैपिटल से। फिर भी अगर कुछ बच गया एडजस्ट करने वाला, तो वो पार्टनर को इंडिविजुअली पर्सनली पे करना पड़ेगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितनी उनकी रेशियो है उसी प्रोपोर्शन में वो उस लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम पर्सनल एसेट भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, फिर भी कुछ बच गया, तो उस बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। जिसको नहीं पैसे मिले नहीं मिलेगा, है ही नहीं, कहां से दे? पर्सनल एसेट भी बेच चुके हैं, अब कहां से दे? ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पर्सनल एसेट्स होते हैं। पर्सनल एसेट्स भी अगर खत्म हो गए तो लायबिलिटी नहीं पूरी हो पाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि एसेट्स बेचे थे, तो उसे बेचने के बाद जब हमने सोचा एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करना है उसके लिए ये पॉइंट है। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि पहले हम एसेट्स बेचते हैं, उससे लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट कैसे किया जाता है उसके लिए फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, अगर बच्चे एसेट ज्यादा निकले, ज्यादा है मैम, एसेट बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी खत्म कर दी तब भी एसेट बच गए, हम प्रॉफिट की सिचुएशन में है लायबिलिटी खत्म करने के बाद भी, तो ठीक है, फिर और क्या चाहिए आपको? जो भी आपकी प्रॉपर्टी बच गई है उसको आप पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, तो एसेट्स को पहले राइट बनता है, पहला तरीका है फर्स्ट राइट कि डेट और लायबिलिटी से एडजस्ट करो। ठीक है मैम, हमने कर दिया, पर अभी भी एसेट बाकी है, तो जो भी सरप्लस बचता है उसे पार्टनर्स में बांट दो, उन्हीं का तो है वो। ठीक है, तभी अभी समझ में आया? फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट है, क्यों मैं उसे बाद में बोल रही हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है एसेट बिकने से। एसेट बिक के अगर हम कहें बेच सकते हैं मैम, उससे लायबिलिटी पे कर सकते हैं, वो ए पॉइंट है। हाँ, बेच सकते हैं, लायबिलिटी पे कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बेचने के बाद अगर लॉसेस निकलता है तो लॉसेस को कैसे पूरा करें मैम? पहले प्रॉफिट यूज होंगे, फिर कैपिटल यूज होगी, फिर पार्टनर अपने पर्सनल पैसे देंगे। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। उसके बाद में अगर मैम लॉस नहीं हुआ, ज्यादा पैसे बच के बेचने के बाद, तो सरप्लस को आप पार्टनर्स में बांट दो, उन्हीं का तो था वो एसेट। अब मान लो मैम आपने कहा एसेट को यूज करना है लाइबिलिटीज पे करने में। अब लाइबिलिटीज में मैम 4-5 तरह के लोग हैं, किसको पहले पैसा दे? तो हर किसी को रैंक दिया गया। पहला रैंक किसे दिया है? हम थर्ड पार्टी, बाहर वाले लोगों को पहले पैसा देंगे। जैसे कि कोई बैंक है, उसने हमें लोन दिया है, उसका पैसा पहले देंगे। कोई क्रेडिटर है, उसने हमें पैसे दिए, उसने हमें उधार दिया है, उसका पैसा पहले वापस करेंगे। किसी ने और बंदे ने हमें लोन दिया, उसका पहला पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली प्रायोरिटी है थर्ड पार्टीज को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि थर्ड पार्टी को पहले पैसा देना है। फिर बच गया, समझो ये चीज, अब बच गया, किसे दे? अब दो उस पार्टनर को जिस पार्टनर ने आपको लोन दिया। कल हमने पढ़ा था उस लोन को क्या कहते हैं? एडवांसेस गिवन बाय पार्टनर, जिसपे हम उसे ब्याज देते हैं। तो वो लोन वापस करो जिसने हमें लोन दिया। ठीक है, अब जब भी एडवांस दे दिया, मान लो 2-3 लोगों ने अगर एडवांस दिया, तो जितना एडवांस दिया उस हिसाब से एक रेशो बनाओ, उस रेशो में डिवाइड कर दो। जैसे एक पार्टनर ने 10 लाख दिया है, एक पार्टनर ने 20 लाख दिया है, तो इनकी रेशो हो गई, ठीक है, 1:2, तो 1/3, 2/3 के हिसाब से उन्हें बांट दो। ठीक है, जैसे उन्होंने दिया है उस हिसाब से उन्हें बांट दो। अब मान लो हमने थर्ड पार्टी की पेमेंट भी कर दी, पार्टनर का लोन भी वापस कर दिया, मैम अभी भी पैसे बचे हैं, तो फिर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल वापस कर दो। उनका जो बैलेंस पड़ा था कैपिटल में, हमारी बैलेंस शीट में, वो पैसे उनको दे दो। ठीक है, अगर पैसे उनको देने के बाद भी मैम पैसे बच रहे हैं, तो उन पैसों को भी हम उनमें उन्हीं में बांट देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या फर्क है? मान लो बैलेंस शीट बनाई ए बी सी, ए की कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख, बी की कैपिटल का बैलेंस है 3.5 लाख, सी की कैपिटल का बैलेंस है 4.5 लाख। तो ए को मिलेंगे 1 लाख सी पॉइंट में, बी को मिलेंगे 3.5 लाख सी पॉइंट में, 4.5 लाख मिलेंगे सी को सी पॉइंट में। ठीक है, इनको ये पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास 2 लाख रुपए बचा। अब वो 2 लाख भी मैं कह रही हूँ पार्टनर्स को ही देना है,
कैसे देना है, मान लो इन सबकी सेम रेशो है, 1:1:1 है, 1/3 की रेशो के हिसाब से सबको शेयरिंग मिलती है, तो ये भी सब में 1/3 के हिसाब से ही बटेगा, उनकी रेशो के हिसाब से ही बटेगा। ये बढ़ता है बच्चे बैलेंस कितना उसके हिसाब से, आपकी कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल बैलेंस के हिसाब से बढ़ता है, और ये बढ़ता है रेशो के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेट्स और पार्टनर्स प्राइवेट डेट। ठीक है, अभी बच्चे हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कोई बिल्डिंग है वो फॉर्म के नाम पे है, चाहे वो किसी पार्टनर के नाम पे भी हो, वो फॉर्म के लिए यूटिलाइज होती है, फॉर्म की बिल्डिंग है। ठीक है, वो फॉर्म के बिहाफ पे ही पार्टनर ने ली है, तो फॉर्म की प्रॉपर्टी हमेशा फॉर्म का डेट पे करने के लिए पहले यूज होगी। अगर पार्टनर का कोई प्राइवेट डेट भी चलता है ना उस पे, तो वो सेकंड एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि फॉर्म को वो पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब फॉर्म की लाइबिलिटी जो है वो पहले एडजस्ट होगी, बाद में हम प्राइवेट अगर पार्टनर की कोई लाइबिलिटी चल रही है तो उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई बात फॉर्म की प्रॉपर्टी की, फॉर्म की प्रॉपर्टी है। अब आते हैं पार्टनर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उससे पहले उसके डेट दिए जाएंगे, अगर कुछ बचता है फिर फॉर्म के डेट दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जिसकी प्रॉपर्टी है उसके डेट पहले एडजस्ट होंगे, फॉर्म की प्रॉपर्टी है पहले फॉर्म के पैसे दो, फिर बाद में पार्टनर का अगर कोई और लोन चल रहा है तो पार्टनर को पैसे दे दो। अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पहले अगर पार्टनर का खुद का कोई लोन चलता है वो पहले पे होगा, फिर फॉर्म का लोन पे होगा। उनको कई बार ना कुछ मुआवजा देना पड़ता है कि सॉरी हमने जल्दी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर दी, तो वो जो मुआवजा होता है उसे कहा जाता है प्रीमियम, कि आपको हम कुछ दे रहे हैं बदले में कि सॉरी हम पार्टनरशिप फॉर्म बंद करें। ठीक है, कई बार डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की अगर टाइम पीरियड से पहले कर दी जाए, जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप 3 साल की थी, हमने 2 साल में ही बंद कर दी, तो कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिख देते हैं, ये कंडीशन डलवा देते हैं कि 3 साल की पार्टनरशिप है, अगर किसी वजह से पहले खत्म हो गई ना, हम सबको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम पार्टनरशिप फॉर्म में अपना शेयर छोड़ेंगे, तो उन पार्टनर्स को वो प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, रीजनेबल ग्राउंड के, ये नहीं हम कह सकते कि कोई इस कारण है तभी मिलेगा, ये कारण है तभी मिलेगा, जो भी रीजनेबल लगे उस हिसाब से। एक्सेप्ट व्हेन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, इन केसेस में प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन बच्चे, इन केसेस में हमने प्रीमियम नहीं देना। पहला, बाय द डेथ ऑफ वन पार्टनर, अब एक बंदा अगर मर गया, क्या उसमें किसी का कसूर है, क्या उस मरने वाले पर्सन का भी कसूर है जो बाकियों को प्रीमियम दिया जाए, नहीं, उसका कसूर नहीं है। ऐसे ही व्हेन द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर हु पेड द प्रीमियम, जिससे वो पैसे मिलने थे, जिसने वो जमा करवाए थे या जिसको भी वो पैसे मिलने थे उसी की गलती है, तो वो क्यों पैसे मांगेगा, गलती वाला पर्सन थोड़ी पैसे मांगेगा। ऐसे ही द डिसोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट विच हैड नो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम और एनी पार्ट देयरऑफ, हमने स्टार्टिंग में डीड में लिख दिया था किसी को प्रीमियम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा फिर प्रीमियम। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली दे सकते हो प्रीमियम, सिर्फ इन केसेस में देने की जरूरत नहीं है। पहला केस है अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, दूसरा केस है उसी ने गलती की है जिसको प्रीमियम देना था, या तीसरा केस है हमारा एग्रीमेंट ही कहता है किसी को प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अब देखो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से वो किसी जगह पे पैसे नहीं दे पाएगा। आप इंसॉल्वेंट कब होते हो, जब आपकी जेब खाली है, आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे दे नहीं पाओगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, एक बंदे का दिवालिया निकल गया, उसके हाथ में पैसे नहीं है, पर पेमेंट तो देनी है थर्ड पार्टी को, हमारी डिसोल्यूशन तो हो ही रही है, हम फॉर्म बंद कर ही रहे हैं, अब उससे पैसे मंगवा नहीं सकते। अब क्या करें, अब 2 बंदे हैं उनकी जेब में पैसे हैं, मतलब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ये इंसॉल्वेंट है पर ये दोनों सॉल्वेंट है, इन दोनों के पास पैसे। ठीक है, तो ये दोनों इसके पैसे पूरे करें, सॉल्वेंट पार्टनर को ही कैश लेके आना पड़ेगा, जितना भी इसका कैश कम पड़ रहा है, जितना ये पैसा नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो जो भी उसकी वजह से नुकसान होगा वो सारा उन सॉल्वेंट पार्टनर को देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। आगे बच्चे, राइट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, अब एक बंदे की गलती, महा बड़ी गलती की है जिस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो
वो जो फ्रॉड वाला बंदा है उसको क्या नहीं मिलेगा और जिसने कुछ गलती नहीं की उसको क्या मिलेगा। पहली बात, जिस बंदे ने कोई गलती नहीं की उसको उसका हक बन जाता है सारे एसेट्स पे, कि उसी को पैसे मिलेंगे, फ्रॉड वाले बंदे को जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ये उसका राइट है उस पार्टनर का कि वही सारे पैसे अपने पास रखेगा, वही सारे पैसे आपस में बांटेंगे जो गिल्टी नहीं है। फ्रॉड वाले बंदे को कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वो जो पार्टनर है वो उससे भी पहले पिक्चर में आ जाएंगे। वो पार्टनर कहेंगे पहले पैसे हमें मिलेंगे फिर तुझे देंगे हम पैसे। जैसे उसकी पार्टनर्स को कैपिटल देनी होती है ना, पार्टनर्स को उनका पर्सनल लोन वगैरह वापस करना होता है, उसको कोई लोन नहीं वगैरह वापस नहीं मिलना क्योंकि उसने फ्रॉड किया। बाकी सबका रैंक ऊपर चला जाएगा, बाकी सबको उससे पहले पैसे मिलेंगे। अगर देना भी है ना बिल्कुल एंड में, वो भी डिसाइड करेंगे पार्टनर देना है या नहीं देना है, ठीक है। उसके अलावा उसने जो गलती की है वो पैसे भरेगा उस गलती के। उसने अगर कोई चोरी की है, फ्रॉड किया, पैसे लेके गया था, वो पैसे वापस करेगा। उसने ये चीज को खराब किया, उस चीज को ठीक करके देगा। तो वो गिल्टी पर्सन ऊपर से हमें इंडेमनीफाई करता है, कुछ लेके नहीं जा सकता। उसको देना है या नहीं देना है ये पार्टनर आपस में बाद में डिसाइड करते हैं। मतलब पार्टनर्स का एक अपर हैंड हो जाता है जिन्होंने गलती नहीं की, ठीक है। अब बच्चे आपको मैंने बोला था रिजोल्यूशन करनी है, पब्लिक नोटिस देना है। अब पब्लिक नोटिस कैसे देना है? पहला तरीका, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, आपका नाम कहीं पे लिखा गया है तो आपको वहां से अपना नाम कटवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस रजिस्ट्रार और फर्म के पास जाना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा सर हमारा नाम काट दो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में, ओके, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में आपने उसके उस चीज को प्रिंट करवाना है कि हम अपनी फर्म बंद करें। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रार वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आपने कहीं नाम ही नहीं लिखवाया तो कटवाओगे क्या, ठीक है। सिर्फ आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, उतना ही बहुत है, ठीक है। व्हेन पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, इसको ना मतलब समझ लो आज ही ना क्लास बंद होके जब टाइम लगे ना रट लेना। पब्लिक नोटिस कब कब देना है? जब किसी ने रिटायर होना है, किसी ने जाना है, एक्सपेल करना है किसी को, फॉर्म को बंद करना है, ठीक है। जब आपने किसी माइनर वाले पार्टनर को मेजोरिटी में कन्वर्ट कर, सिर्फ एक ही एडमिशन है जिसमें आपने नोटिस देना, और किसी एडमिशन में नोटिस नहीं देना होता। माइनर की एडमिशन में माइनर का यस या माइनर का नो, दोनों हालातों में आपने नोटिस देना। माइनर ने डिसाइड कर लिया हाँ मैंने पार्टनर करना है, बनना है, तब भी नोटिस देना। माइनर ने डिसाइड कर लिया मैंने पार्टनर नहीं बनना, तब भी नोटिस देना। अदरवाइज डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्शन, इन केसेस में नोटिस देना है। नोटिस कब देने की जरूरत फिर नहीं है और किसी केस में देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डेथ हो गई मत बताओ किसी को, इंसॉल्वेंसी होगी मत बताओ किसी को, ठीक है।